साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हिंदी की दमदार क्लास में साथियों आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए यूपीपीएससी परीक्षा के प्रश्न लेकर आए हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आइए आपको दिखाते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है साथियों, अवगुंठन का अर्थ है। अवगुंठन का अर्थ क्या होगा मित्रों? ऑप्शन ए है घूंघट, ऑप्शन बी है अंगूठा, ऑप्शन सी है गांठ बांधना, ऑप्शन सी है गूंथना। तो अवगुंठन का अर्थ क्या होता है मित्रों? यह होता है घूंघट होता है, पर्दा होता है, पर्दा होता है और क्या होता है? नकाब होता है, नकाब। यानी कि हर कोई वह चीज जिसे मुंह ढका जाए वही होगा अवगुंठन का मतलब घूंघट कर लेना, पर्दा कर लेना। ठीक, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए है निजवाचक, ऑप्शन बी है निषेधवाचक, ये धा है निषेधवाचक, और सी है संबंधवाचक, और डी है पुरुषवाचक। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है साथियों? इसमें है संबंधवाचक। कैसा सर्वनाम है? संबंधवाचक है। और निजवाचक क्या होता है? जैसे रोको मत आप चला जाएगा, तो उसमें होगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक, और निषेधवाचक में तो नहीं आता ही है, ये होता है निषेधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें क्या होगा? ये इसमें संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है। प्रतिपदा का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है एकादशी, ऑप्शन बी है पूर्णिमा, ऑप्शन सी है विरोधिनी, और ऑप्शन डी है पक्ष की पहली तिथि। तो जैसे पखवाड़ा लगता है ना, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, जो पखवाड़ा लगता है उसका पहला दिन जो होता है, पक्ष की पहली तिथि जो होता है, पहली तारीख होता है, पहला दिन होता है, उसी को कहा जाता है प्रतिपदा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? पक्ष की पहली तिथि जो है यही प्रतिपदा को उपयुक्त करता है। अगला प्रश्न है, चौराहा में समास है। तो चौराहा का मतलब क्या होगा साथियों? चार राहों का समाहार, इसी को कहते हैं ना चौराहा, जहां पर चार रास्ता आकर मिलता है उसी को चौराहा कहते हैं। तो इसमें कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए है द्वंद्व, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है द्विगु, ऑप्शन डी है कर्मधारय। तो चौराहा में साथियों ये गिनती वाला समास है। ये द्विगु में गा जो लास्ट में, इसी से आप लिंक करके याद किए रहिए कि द्विगु में गिनती वाला, ये गिनती वाला समास है। तो चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास। अगला प्रश्न है मित्रों, अनुरूप का विलोम शब्द है। अनुरूप का विलोम शब्द क्या होता है या क्या है? ऑप्शन ए है विरूप, ऑप्शन बी है प्रतिरूप, ऑप्शन सी है अपर रूप, ऑप्शन डी है व्यतिरूप। तो अनुरूप मतलब किसी के अनुसार या किसी के सिमिलर, वही होता अनुरूप। और इसका विलोम होगा साथियों प्रतिरूप। प्रतिरूप मतलब प्रति मतलब ना, उसके समान ना रहे, उसके जैसा ना रहे, तो होगा प्रतिरूप। ठीक, अगला प्रश्न है, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। इसमें एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, तो कौन सा है? पुरंदर और अमरपति, ये जो है सही है। सरोवर और पुष्कर, ये तालाब का पर्यायवाची है, तालाब का, तालाब। ठीक, और पुरंदर अमरपति ये क्या? ये इंद्र का है, इंद्र को ही पुरंदर कहा जाता है। और जलधि और अम्बुध, तो जलधि जो है ये समुद्र का है, जलधि ये समुद्र का पर्यायवाची है। और अम्बुद, दा मतलब देने वाला, दा मतलब देने वाला। तो अम्बुद मतलब, अम्बुद का मतलब क्या होता है? ये होता है बादल। क्या होता है साथियों? बादल। तो इसी दा को हम बताए हैं देने वाले का मतलब अम्बुद। अम्बुद और अम्बुद होता है। तो जैसे जलधि तो जल धारण करने वाला समुद्र हो गया, और अम्बुद मतलब जल देने वाला, इसको कहते हैं बादल। ये बादल का पर्यायवाची है। तो सही युग यही नहीं है, ऑप्शन सी। और फड़ी और उरग जो है ये सर्प का पर्यायवाची है साथियों। किसका है? सर्प का पर्यायवाची, फड़ी उरग विषधर। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, गूलर का फूल होना का अर्थ है। गूलर का फूल होना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है लाल पीला होना, ऑप्शन बी है सुंदर होना, ऑप्शन सी है विवरण होना, ऑप्शन डी है दुर्लभ होना। तो लाल पीला होने का मतलब अधिक गुस्सा करना या गुस्सा करना, गुस्सा करना।
गुस्सा करना होता है लाल पीला होना, ठीक। और गूलर का फूल होने का मतलब क्या होता है साथियों? दुर्लभ होना। क्या किसी ने अभी तक गूलर का फूल देखा है? ऐसा माना जाता है कि रात्रि में केवल फलता है, तो इसको कोई देख नहीं पाता, रात में सब सोते रहते हैं। तो गूलर का फूल होने का मतलब क्या होगा? दुर्लभ होना, ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, भभूत का तत्सम शब्द है। भभूत का तत्सम शब्द है। अच्छा, ये भभूत से कुछ समझ रहे हैं? अगर आप प्रॉपर आपका जन्म शहर में ही हुआ है तो आप तो बिल्कुल नहीं जानेंगे इसको भभूत क्या होता है। गांव में इसको जानते हैं अच्छे तरीके से। जो जोगा टोका भूत पिचास जो होते हैं, जो किसी तांत्रिक के पास जाते हैं तो वो कुछ फूक फाक के देता है, सरसों लोबान या कुछ भी राख वाख, वही होता है भभूत। तो उसी भभूत का तत्सम पूछा जा रहा है। अगर आप नहीं जानते हैं भभूत, तो आज हम बता दे रहे हैं। जब किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी को भूत ये सब लग जाता है, तो वही फूक फाक के कुछ जो देते हैं, कागज की पुड़िया कुछ भी में देते हैं, वही उसी को कहा जाता है भभूत। तो भभूत का तत्सम क्या होगा साथियों? विभूति होगा। भभूत का तत्सम क्या होगा? विभूत। सोचिए, ये विभूति जो है ये संस्कृत का शब्द है। तत्सम क्या होता है? संस्कृत का शब्द होता है। ये भटक कर भभूत बन गया। गांव वाले इसको बिगाड़ के भभूत बना दिए। अब जान लीजिए बिगाड़ने में कितने माहिर हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सदैव में संधि है। सदैव में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है वृद्ध संधि, ऑप्शन बी है यण संधि, ऑप्शन सी है व्यंजन संधि, ऑप्शन डी है गुण संधि। तो सदैव का संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो ये होगा सदा। सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? सदैव। सदैव, ठीक। तो इसमें कौन सी संधि है साथियों? इसमें वृद्धि संधि है। सदैव में कैसी संधि है? वृद्धि संधि है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। इसमें एक शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन ए है अंतर्ध्यान, ऑप्शन बी है अनुगृहित, ऑप्शन सी है आध्यात्म, ऑप्शन डी है अधीन। तो इसमें गलत क्या है? इसमें ये अंतर्ध्यान ऐसे लिखा जाता है, अंतर ध्यान, ये ऐसे लिखा जाता है अंतर्ध्यान। तो इसमें सही क्या है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों बिल्कुल ऐसे ही लिखे जाते हैं और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। ये परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और अंतर्ध्यान जो है ये ऐसे लिखा जाता है, अंतर्ध्यान अंतर्ध्यान होता है, ठीक। अगला प्रश्न है, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौजी बोली उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बोली जाती है साथियों? ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है हरदोई, ऑप्शन डी है मथुरा। तो कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है साथियों? ये हरदोई, मैनपुरी, इटावा, इन सब क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? ये कन्नौजी बोली बोली जाती है, ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। इनमें से कौन सा एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए है देवरिया, ऑप्शन बी है मिर्जापुर, ऑप्शन सी है मित्रों इलाहाबाद, ऑप्शन डी है बलिया। तो इलाहाबाद साथियों ये अवधी क्षेत्र में आता है, अवधी बोली के क्षेत्र में आता है। अवधी बोली के क्षेत्र में आता है अपना कौन सा? इलाहाबाद, या इसे कहते हैं इलाहाबादी बोली। अवधी बोली तो है ही है, लेकिन ऐसे ही कहते हैं कि इलाहाबादी बोल रहा है, ठीक। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है। फैजाबाद जनपद में कौन सी बोली बोली जाती है? अब इस फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, क्या कर दिया गया है? कैंट रेलवे स्टेशन। और फैजाबाद जिले का नाम भी बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। अयोध्या तो वहां पहले ही था, लेकिन अयोध्या शहर था पहले। अयोध्या शहर था जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। लेकिन अब पूरे फैजाबाद शहर का ही नाम बदलकर, जिले का नाम ही बदलकर अयोध्या रख दिया गया, ठीक। तो फैजाबाद जनपद में बोली कौन सी बोली जाती मित्रों? ऑप्शन ए है खड़ी बोली, ऑप्शन बी है बघेली, ऑप्शन सी है ब्रजभाषा, ऑप्शन डी है अवधी। तो फैजाबाद अवध क्षेत्र में स्थित है, तो यहां पर कौन सी बोली बोली जाती साथियों? अवधी बोली बोली जाती है, ठीक। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? इनमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ऑप्शन ए है मित्रों ब्रज, ऑप्शन बी है अवधी, ऑप्शन सी है भोजपुरी, ऑप्शन डी है बघेली। तो इसमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ये बघेली साथियों, ये एमपी और रीवा क्षेत्र में बोली जाती है बघेली बोली।
इसलिए ये उत्तर प्रदेश की बोली नहीं होगी। कौन सी? बघेली। ठीक। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में तद्भव शब्द है, इसमें कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द को आपको पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है कि जो देसी भाषा में लिखा हो वही होगा तद्भव। तो ऑप्शन ए है प्रत्यविज्ञान, ऑप्शन बी है परिधान, ऑप्शन सी है पिटक, ऑप्शन डी है पिटारा। तो पिटारा क्या होता है? अच्छा, आप कभी वो सांप वाले को देखे हैं जिसमें रखा रहता है? वही पिटारा होता है। तो बांस की बनी जो टोकरी होती है उसी को बोलते हैं पिटारा देसी भाषा में। ठीक। तो ये देसी भाषा का मतलब ये तद्भव है। क्या? पिटारा। ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, एसड़ा का अर्थ है, एसड़ा का अर्थ इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है घृणा, ऑप्शन बी है अनिच्छा, ऑप्शन सी है अभिलाषा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एसड़ा का मतलब क्या होता है? चाह, कामना, इच्छा, ईप्सा, अभिलाषा। तो अभिलाषा जो है ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेष नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म विशेष नहीं है? ऑप्शन ए है छोटा बड़ा, यानी कि इसमें विलोम दिया गया है, छोटा का विलोम बड़ा, हरा का पीला, और राम लक्ष्मण और 2 3, यानी कि विलोम नहीं, कुछ कहीं ना कहीं किसी से अलग है, लेकिन जैसे राम लक्ष्मण, हरा पीला और 2 3 जो है इसमें यही जो है विशेष नहीं है। 2 3 जो है इसमें विशेष नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द साथियों तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए है तस्कर, ऑप्शन बी है ध्यान, ऑप्शन सी है भूत, ऑप्शन डी है हाथ। तो तत्सम का मतलब जो संस्कृत से सीधे के सीधे ले लिया गया है, तो इसमें हाथ जो है साथियों ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? हस्त होगा। इसका तत्सम क्या होगा? हस्त होगा। तो इसमें तत्सम क्या नहीं है? हाथ। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनिवार्य का मतलब आवश्यक। ऑप्शन ए है निवारणीय, ऑप्शन बी है ऐच्छिक, ऑप्शन सी है अनावश्यक, ऑप्शन डी है आवश्यक। तो अनिवार्य का मतलब आवश्यक, जैसे कोई काम हो कि यह काम करना अनिवार्य है, तो अनिवार्य का विलोम क्या होगा? उल्टा क्या होगा? ऐच्छिक होगा साथियों। कोई चीज अनिवार्य है और ऐच्छिक का मतलब इच्छा अनुसार, जब इच्छा होगा तब कर लेंगे। ठीक। तो अनिवार्य का विलोम होगा ऐच्छिक। अगला प्रश्न है, प्रतिकूल का विलोम शब्द है, प्रतिकूल का विलोम शब्द इनमें से क्या है मित्रों? ऑप्शन ए है समान, ऑप्शन बी है प्रतिदर्श, ऑप्शन सी है अनुकूल, ऑप्शन डी है अनुसार। तो प्रतिकूल का मतलब प्रतिकूल का मतलब क्या? अनुकूल का मतलब क्या होता है? किसी के अनुसार, किसी के अनुकूलन, और इसका विलोम क्या है? प्रतिकूल। तो प्रतिकूल का विलोम क्या हो जाएगा? अनुकूल हो जाएगा। चाहे इधर से कान पकड़िए चाहे इधर से पकड़ेंगे तो कान ही। तो इसी हिसाब से इसका विलोम पूछ ले चाहे इसका पूछ ले, दोनों एक ही प्रकार होता है, विलोम बताना होता है आपको। ठीक। और समान का विलोम क्या होता है? असमान, असमान। ठीक। अगला प्रश्न है मित्रों, अपनी ढपली अपना राग, अपनी ढपली अपना राग का अर्थ है। ऑप्शन ए है बंदर बांट करना, ऑप्शन बी है संगठन का अभाव, ऑप्शन सी है अपना गीत गाना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अपनी ढपली अपना राग का मतलब अपना अपना राग अलापना, मतलब सब अलग बिलग होके काम करना, किसी से कोऑपरेट करके कोई काम ना करना। तो इस जब कोऑपरेट होके कोई काम नहीं किया जाएगा तो वहां पर क्या होगा? संगठन का अभाव होगा। तो अपनी ढपली अपना राग का अर्थ क्या होगा? संगठन का अभाव। ठीक। क्या होगा? संगठन का अभाव। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें रचिता, ये रचइता लिखा जाता है, रचइता। इसको ऐसे पढ़ेंगे तो आप हमेशा जो है इसको शुद्ध लिख पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। ये क्या है? रचयिता। और अनुग्रहित में अनुग्रहित, इसमें रा का नहीं रहेगा, री रहेगा। क्या रहेगा? री रहेगा। और आहार बिल्कुल सही लिखा है। और सृष्टा जो है ये री होता है, सृष्टा, सृष्टा क्या होता है? ये री नहीं होता है, रा होता है। यही तो इसमें दिया गया है, यही तो इसमें सही करना है। तो इसमें क्या होगा? सृष्टा होगा। ठीक।
तो इसमें क्या शुद्ध जो था, आहार शुद्ध था, बाकी ये सब रचयिता का रचिता, अनुग्रहित और सृष्टा। ठीक, अगला प्रश्न है दैवज्ञ का अर्थ है। दैवज्ञ का अर्थ मतलब देवीय ज्ञान। दैवज्ञ का जब अलग करेंगे तो दैवज्ञ मतलब देवीय ज्ञान जिसके पास, उसको दैवज्ञ कहा जाता है। तो इसका अर्थ क्या है साथियों? ऑप्शन ए है देवता, ऑप्शन बी है ज्योतिषी, ऑप्शन सी है किन्नर, ऑप्शन डी है गंधर्व। तो दैवज्ञ मतलब देव या ईश्वर के बारे में जो कुछ भविष्यवाणी करे या बताए तो उसी को दैवज्ञ कहा जाता है। तो ज्योतिषी जो होते हैं साथियों, ये ईश्वर के बारे में कुछ बताते हैं कि हाँ आपका कल बता देंगे कल आपके साथ क्या होने वाला। तो एक हिसाब से वो क्या कहे जाते हैं? दैवज्ञ कहे जाते हैं, ईश्वर के बारे में कुछ बताते हैं या उनको दैवीय ज्ञान होता है। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, चिरंतन का सही विलोम शब्द है। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? तो चिरंतन का सही अर्थ क्या होता है? शाश्वत होता है, निरंतर होता है। चिरंतन का मतलब जिसका अंत ना हो, चिरकाल से हमेशा ऐसे चलता रहे, जिसका कोई अंत ना हो। तो इसका विलोम क्या होगा? नश्वर। चिरंतन का मतलब क्या होता है? जो हमेशा चलता रहे, शाश्वत। तो इसका क्या होगा? नश्वर। अगला प्रश्न है साथियों, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है। उच्छिष्ट का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए है उत प्लस शिष्ट, ऑप्शन बी है उत प्लस शिष्ट, ऑप्शन सी है उत प्लस शिष्ट और डी है उ प्लस चिष्ट। तो इसका सही संधि विच्छेद है उत प्लस शिष्ट। और इसमें संधि कौन सी है मित्रों? ये है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? उच्छिष्ट में व्यंजन संधि है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जो है संधि विच्छेद है उत प्लस शिष्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया कौन सी है? तो अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं? जो अकर्मक क्रिया की पहचान यूं ही ऐसे रखिए कि जैसे जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो होती हैं अकर्मक क्रियाएं। ठीक, ऐसे याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद भी रहेगा और प्रश्न भी नहीं गलत होगा। तो इसमें ऑप्शन ए है मैं पुस्तक पढ़ता हूं, ऑप्शन बी है ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, और सी है श्याम सोता है, डी है वह अपना सिर खुजलाता है। तो अकर्मक का मतलब क्या बताएं आपको? अनैच्छिक क्रियाएं। तो श्याम सोता है ये कैसी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आग का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है अनल, ऑप्शन बी है पावक, ऑप्शन सी है व्योम, ऑप्शन डी है कृषाणु। तो आग का पर्यायवाची क्या होता है? अग्नि, अनल, पावक, दहन, हुतासन, ये सब क्या होते हैं? अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। जो व्योम है साथियों, ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। व्योम क्या है? नभ, आकाश, आकाश, अंबर, अंबर। ठीक, तो इसमें अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं था? व्योम नहीं था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? इसमें किस प्रश्न में किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती है साथियों? प्रेरणार्थक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिससे कर्ता किसी दूसरे से कार्य करवाता है। जैसे हम आपसे कहें कि एक गिलास किसी को पानी पिलाइए या कुछ करिए, कोई काम दूसरे से जब कोई करवाता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जब प्रेरित करके कोई काम करवाता है। तो प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती है साथियों, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता उसको कार्य करने के लिए कहता है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता कार्य करवा लेता है दूसरे से, तो वो होती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसमें किस वाक्य में है प्रेरणार्थक क्रिया साथियों? ऑप्शन ए है पिता उसे पढ़वाते हैं, ऑप्शन बी है वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, ऑप्शन सी है अध्यापक परिश्रम करवाते हैं और डी है उपर्युक्त सभी। तो इन सभी में, इन तीनों में प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? तो इसमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? तो अंतस्थ व्यंजन हम आपको बताए हैं यरलो, यर, ल और वा। ऐसे आप इसको याद करिए तो ये कभी गलत नहीं होगा आपका। यरलो कौन कौन सी है? यर, ल, वा, ये हैं अंतस्थ क्रियाएं। तो हा जो है साथियों ये अंतस्थ नहीं है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और हा जो है साथियों इसको
काकल्य वर्ण या काकल्य व्यंजन बोला जाता है। काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण किसे? हा को काकल्य वर्ण बोला जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, सप्त में कौन सा समास है? सप्त में, सप्त का अर्थ क्या होता है? सात होता है। तो सात मतलब ये गिनती वाला समास है साथियों, द्विगु समास होगा। सप्त में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। और द्वंद्व की पहचान क्या होती है? योजक चिन्ह होता है। और तत्पुरुष की पहचान क्या होती है? इसमें कारक या परसर्ग आते हैं। कारक या परसर्ग, कारक या परसर्ग आते हैं बीच में। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो उसके समास विग्रह में कारक या परसर्ग चिन्ह आएंगे, जैसे का, को, की, के और से, तो ये सब होगा तत्पुरुष समास। ठीक, तो मित्रों प्रश्न इतने ही थे। ये यूपीपीएससी परीक्षा के प्रश्न थे। 2 परीक्षाओं से हमने इसे सम्मिलित किया था, क्योंकि क्वेश्चन तो 20 ही आते हैं सीसेट में, तो कुछ तो गद्यांश के थे, तो गद्यांश वाले लेने का कोई मतलब नहीं, वो हर कोई सही कर लेता है। 2 परीक्षाओं से हमने इसको इंक्लूड किया था, और कल भी ऐसी सीरीज लाएंगे हम, यूपीपीएससी परीक्षा की करवाएंगे। तो तब तक के लिए मित्रों बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मित्रों के साथ शेयर करिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।